हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीएफ 2005 को, राष्ट्रीय पाठ्याचर्या की रूपरेखा 2005। और ये जो है ना, आप इसे पढ़ सकते हैं गूगल से भी, लेकिन आपको वहाँ पे 180 पेजों को पढ़ना होगा। और इस वीडियो में मैं पूरे 180 पेजों का निचोड़ लेकर आई हूँ। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको यहीं से आपके 7 to 8 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। और ये हमारा एनसीएफ 2005 जो है ना, ये आपके पेडागोजी का क्या है, ये बेस है। ये आपके पेडागोजी का ये बेस है। यहीं से चाहे आपका मैथ की आप पेडागोजी कर रहे हो, सोशल साइंस की कर रहे हो, ईवीएस की कर रहे हो, साइंस की कर रहे हो, या फिर हिंदी की कर रहे हो, सबका ये क्या है, बेस है, ये आधार है। इसी से रिलेटेड आपके सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं सीडीपी से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब में कराने वाली हूँ। पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी सीटेट में आज तक 2011 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा आप। तो चलिए देखते हैं एनसीएफ 2005 को। एनसीएफ 2005 को क्या कहा गया है, राष्ट्रीय पाठ्याचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है ना। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्याचर्या की रूपरेखा 2005 एक क्या है, एक दस्तावेज है। ये क्या है, एक हमारा दस्तावेज है ये। ठीक है, जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालक को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में आपको ये डिस्कस किया गया है कि आप बच्चे को, एक चाइल्ड को स्कूल में आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे और क्या क्या पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है ना, वो कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्याचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति, इसकी अब ओरिजिन कहाँ से होती है वो देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो सभ्यता और प्रगति नामक जो निबंध था ना, इसी से ही राष्ट्रीय पाठ्याचर्या की रूपरेखा को तैयार किया जाता है। यहीं से इसका क्या बनता है, बेस बनता है, आपका आधार बनता है। राष्ट्रीय पाठ्याचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद, इसका जो अनुवादन है ना, इसको जो डिफाइन किया गया है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में डिफाइन किया गया है। कितनी भाषाओं में किया गया है, तो 22 भाषाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में एनसीएफ 2005 को अनुवादित किया गया है। यहाँ पे आप स्टार लगाइएगा कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि किस अनुसूची में, संविधान की किस अनुसूची में एनसीएफ की बात की जाती है और कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है ना, एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की थी। एनसीएफ 2005, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो ये हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रोफेसर यशपाल करते हैं। और प्रोफेसर यशपाल ही 1992 में एक कमेटी बनती है जिसका नाम होता है यशपाल कमेटी। और इसकी रिपोर्ट किस ईयर में सबमिट की जाती है, तो 1993 में सबमिट की जाती है। और इसका जो थीम होता है ना, वो क्या होता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ का। इसका जो थीम होता है वो क्या होता है, शिक्षा बिना बोझ का। यानी आपको पढ़ाना है लेकिन बच्चे को बोझ नहीं देना है। पहले क्या होता था, पहले जितने का बच्चा नहीं है ना, उतना उससे ज्यादा हैवी वो बैग कैरी करता था। तो उसी बर्डन को, उसी बोझ को कम करने के लिए एनसीएफ 2005 चर्चा करता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, यशपाल करते हैं। और इसकी कमेटी कब है,
आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आगे जो डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, यानी एनसीएफ 2005 में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं जो कि एक स्कूल के करिकुलम में लागू होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है ना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो भी आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, वो आपका बाहरी यानी स्कूल के बाहर का जो जीवन है, जो बच्चे का समुदाय है, जिस समाज से आ रहा है, जो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है, वो जिस वातावरण में रह रहा है, उससे आपको जोड़ करके ही बच्चे को ज्ञान देना है, आपको पढ़ाना है। यानी नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि आपको बच्चे को रटंतु तोता नहीं बनाना है, बच्चे को क्या करना है, एक्टिव बनाना है, उसको एक्टिविटी कराते हुए आपको पढ़ाना है, उसको रटंत प्रणाली के मुक्त पढ़ाना है, आपको रटंत प्रणाली से आपको नहीं पढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट जो कहता है वो क्या कहता है, पाठ्यचर्या जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बुक सेंटर्ड आपको बच्चे को नॉलेज नहीं देना है। यानी कि पहले क्या होता था, टीचर आते थे, हाँ तुम पढ़ो, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो भी बुक में दिया है बस वो रट लिया, पढ़ लिया, उतने तक हो गया। आपको क्या करना है, बुक जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ करके पढ़ाना है। अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना, यानी आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, वो सिलेबस क्या होना चाहिए, आपका जो एग्जाम का सिलेबस है वो आपके क्लासरूम से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। यानी एग्जाम को बहुत ज्यादा कठोर नहीं बना देना है, परीक्षा को ऐसा बनाना है जो आपने क्लासरूम में टीच किया है ना एक चाइल्ड को, उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम का भी सिलेबस होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। यानी जो भी आपके राष्ट्र की धरोहर है, जो भी राष्ट्र के धरोहर है, उसके प्रति बच्चे को उसका मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये बच्चे को आपको समझाते हुए चलना है। ये नहीं कि अगर एक बच्चा क्या कर रहा है, क्लासरूम में है, वो स्कूल को अपना नहीं समझ रहा है, तो वो क्या करेगा, चेयर तोड़ेगा, टेबल तोड़ेगा, जो भी स्कूल की संपत्ति है उसको वो क्षति पहुंचाएगा। और वही बच्चा अगर वो राष्ट्र की वैल्यू को नहीं समझ रहा है, मूल्य को नहीं समझ रहा है, तो वही आगे चल के क्या करेगा, जितने भी राष्ट्र की संपत्तियां हैं, चाहे वो कोई स्मारक हो या बस हो, कुछ भी हो, वो क्या करेगा, उसे तोड़ फोड़ वो मचाएगा, तो वो चले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव, यानी एनसीएफ 2005 में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो है ना, वो है बालक सक्रिय हो, यानी आपके बच्चे को क्या करना है, सक्रिय बनाते हुए चलना है, चाइल्ड एक्टिविटीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। वह स्वयं से जाने, यानी बच्चा खुद ही समझे और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए और जोड़ तोड़ करे, यानी गलतियां वो करे, अगर करते हुए उससे सीखते हुए बच्चा चले, और जो भी वो मिस्टेक करे ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे आपके बच्चों को टीच करना है कि जो मिस्टेक कर रहा है ना, वो खुद ही उस गलती को सुधारते हुए वो चले, आगे बढ़े। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीखना सक्रिय, यानी लर्निंग एक्टिव, बच्चे को आपको क्या करना है, जो सीख रहा है ना उसमें सक्रिय बनाना है, एक्टिव बनाना है। सामाजिक गतिविधि, सोशल एक्टिविटी में बच्चे को क्या करना है, आपको ऐसे टीच करना है कि जो भी सोशल एक्टिविटीज हो रही है ना, उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करते हुए चले और उससे लर्न करते हुए चले। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने को डर और अनुशासन डिसिप्लिन की जगह आप आनंद संतोष से जोड़ा जाए, यानी जो भी आप बच्चे को क्लासरूम में सिखा रहे हैं
वो बच्चा डर से ना सीखे, क्योंकि जब वो बच्चा डर से सीखेगा ना तो उसको थोड़ी देर ही वो सीख पाएगा, फिर से वो क्या करेगा, उसे भूल जाएगा। आपको बच्चे को एक जॉयफुल क्लास बनाते हुए आपको बच्चे को टीच करना है। क्लास का जो इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत सी आपको आनंदप्रद बनाना है, जिससे बच्चा हंसी खेल में ही वो क्या करे, सारी चीजें वो लर्न कर ले और सीख ले। इस तरह से बच्चा क्या करेगा, जो भी वो क्लासरूम में पढ़ेगा उसके माइंड में वो सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। यानी बच्चे को हर जगह आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंस देनी है, चाहे आपका स्कूल हो, आपका घर हो, या फिर आपका समुदाय ही क्यों ना हो। स्टूडेंट को ही सेंटर मान के आपको चलना है, और स्टूडेंट के लिए ही जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करना है। ठीक है, और उसकी भाषा यानी स्टूडेंट की जो भाषा है ना, उसका मदर टंग है, उसको भी आपको इम्पोर्टेंस देना है। आपको पहले बच्चे को किस में टीच करना है, उसके मदर टंग में टीच करना। उसका जो लैंग्वेज है ना, जो उसकी भाषा है, उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको वरीयता देना है, और उसी में आपके बच्चों को पढ़ाना है। संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए, और बच्चा जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, जो भी बच्चे का कल्चर है, उसकी संस्कृति है, आपको उसको भी इम्पोर्टेंस देना है और उसको भी सम्मान देना है। आपको क्लासरूम में, स्कूल में ये नहीं देखना है कि ये जो बच्चा है ना, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। इसे आपको साइड में रख के ही आपको बच्चे को पढ़ाना है। और यहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप यहाँ पे स्टार लगाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुभाषिक यानी मल्टीलिंगुअल, आपको क्लासरूम का कैसा बनाना है, मल्टीलिंगुअल बनाना है। आपको बहुभाषिक क्लास बनाते हुए ही आपको पढ़ाना है। कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं, यानी कक्षा में आपको कम से कम 3 भाषाओं को तो इम्पोर्टेंस देना ही है। ठीक है ना, त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फार्मूला की वकालत करता है। अगर पूछा जाए कि एनसीएफ किस सूत्र की वकालत करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला की ही वकालत करता है। कौन करता है, एनसीएफ करता है, कि आपको बच्चे को कम से कम 3 भाषाओं में पढ़ाना है। और सबसे पहले जो वरीयता देनी है ना, वो किसे देनी है, बच्चे के मदर टंग को देना है। बच्चा का जो मदर, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 तो अभी तक तैयार ही हो गए। इसने भाषा के 4 कौशल, लैंग्वेज स्किल की बात की है। किसने की है, एनसीएफ 2005 ने। भाषा के 4 कौशल जो हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं आपके, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये जो 4 हमारे स्किल्स है ना, इसकी बात कौन करता है, एनसीएफ 2005 करता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो 1 नंबर आपका यही से तैयार हो गया कि 4 भाषाओं के जो लैंग्वेज स्किल्स है ना, वो कौन कहता है, कौन बात करता है, तो एनसीएफ 2005 करता है। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी आप कोई भी सूचना दे रहे हैं ना, उसे ज्ञान नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, जो भी आप क्लासरूम में कोई भी सूचना दे रहे हैं, तो उसको ज्ञान मानने से आपको बचाव करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र। अब यहाँ पे देखिए आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आपको बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देनी है, उसके भी कुछ फार्मूले बताता है एनसीएफ 2005। और वो कौन कौन से फार्मूले बताता है, ये हम देख लेते हैं। जो पहला फार्मूला बताता है ना, सरल से जटिल की ओर,
यानी जब आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे ना तो पहले आप उसको कैसे पढ़ाएंगे, जो सरल है, जो सिंपल चीजें हैं ना पहले वो आप पढ़ाएंगे, उसके बाद से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ, जटिल चीजों की तरफ आप जाएंगे। क्योंकि जो सरल चीजें होगी उसे बच्चा आसानी से क्या करेगा, समझ लेगा। फिर आप उससे ही रिलेटेड कोई जटिल या कॉम्प्लेक्स चीजें देते हैं तो बच्चा उसे भी समझ लेगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी बच्चे को पहले मूर्त चीजें दिखानी है, जो सामने चीजें हैं ना, जो बच्चा देख सकता है, जिसे टच कर सकता है, फील कर सकता है, वैसी चीजों को आपको पहले दिखाना है, पढ़ाना है। फिर उससे अमूर्त चीजें, तब वह बच्चा क्या करेगा, उसे समझ पाएगा, वो इमेजिन कर पाएगा कि नहीं जो सामने है वही रियल नहीं होता है, इससे रिलेटेड जो हमारे आंखों से दूर है वो भी हमारा पदार्थ होता है। नेक्स्ट जो हमारा है ना फॉर्मूला वो क्या है, अनुभव से तर्क की ओर, यानी बच्चे को पहले वैसी चीजें आपको पढ़ानी है, दिखानी है जिसे बच्चा अनुभव कर सके, फिर आपको तर्क देना है उस पे, ठीक है। फिर कह रहा है जो हमारा नेक्स्ट सूत्र है ना वो है सामान्य से विशेष की ओर, यानी बच्चे को पहले आपको क्या करना है, सामान्य चीजें पढ़ानी है, फिर आपको विशेष चीजों की बात करनी है। ये सारे शिक्षण सूत्र कौन देता है हमें, एनसीएफ 2005 देता है। यहाँ से भी आपके एक नंबर तो तैयार हो ही गया, क्योंकि यह शिक्षण सूत्र सीटेट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। देखिए फिर क्या कह रहा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी आपके बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पहले जो ज्ञात चीजें हैं ना, जो पहले ज्ञात चीजें हैं उनको पढ़ाना है, फिर आपको अज्ञात चीजों को भी पढ़ाना है, ठीक है। और एक और आ जाता है आपका नोन से अननोन की ओर, ठीक है ना, नोन टू अननोन, ठीक है ना, यही हो गया आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षण के सूत्र जो कि हर एक टीचर को आप लोग क्या करेंगे, आप सीटेट कर रहे हैं ना, इसके बाद आप सीटेट जैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे आप टीचर बन जाएंगे, जो भी वैकेंसी आएगी तो वहां पे आपके बच्चों को इसी सूत्र के अकॉर्डिंग अपने क्लासरूम में बच्चे को टीच करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पनिशमेंट एंड रिवार्ड। आपको क्या करना है, बच्चे को पढ़ाते टाइम आपको पनिशमेंट और रिवार्ड भी देना है, ठीक है ना, को सीमित किया जाए, यानी पनिशमेंट और रिवार्ड को सीमित किया जाए। बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसको कोई भी आप पनिशमेंट, चाहे वो फिजिकल हो या फिर आपका मानसिक हो, बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, आपको कोई भी राइट नहीं है बच्चे को। अगर वो नहीं लर्न करके आता है, होमवर्क नहीं करता है तो उसकी धुलाई होती थी, लेकिन आज के डेट में आप बच्चे को नहीं पीट सकते हैं। अगर आप बच्चे को पीटते हैं तो आपको इससे क्या होगा, आपको सजा मिल सकती है। तो बच्चे को पनिशमेंट तो नहीं देना है, ना ही फिजिकली पनिशमेंट भी नहीं देना है आपको, और इस तरह से भी नहीं बोलना है कि तुझे तो नहीं आएगा, तू गधा है, तू नहीं कर सकता है, इस तरह के लैंग्वेजेस को आपको यूज नहीं करना है अपने क्लासरूम में। और रिवार्ड, यानी अधिक से अधिक अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो आप उसको रिवार्ड दे सकते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसे कुछ पुरस्कार दे सकते हैं, लेकिन वो उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आंसर दे रहे हैं क्वेश्चंस का, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देते जा रहे हैं तो हम आपको शाबाश बहुत अच्छे ऐसे कहते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे क्या करना है, ऐसे बच्चे क्या करेगा, वो हानिकारक वो सिद्ध हो सकता है। अगर बच्चा कोई बड़ा अचीवमेंट करता है, कुछ बड़ा वो गोल अचीव करता है ना, तब आप उसको रिवार्ड दे सकते हैं, आप उसको सम्मानित कर सकते हैं, जिससे बच्चा क्या होगा, वो और प्रोत्साहित होगा और अच्छे से वर्क को वो करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना वो कह रहा है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चे के अभिभावकों, पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए, यानी जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उसमें आपको बच्चे के पेरेंट्स को भी भागीदार बनाना है,
ये कौन कह रहा है? एनसीएफ 2005 कह रहा है। यानी बच्चा जो भी गतिविधियां कर रहा है, जैसे कि सह शिक्षा मतलब जो भी आप स्कूल में पढ़ाते हैं, जो अदर एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे योगा हो गया आपका, स्पोर्ट हो गया आपका, सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, ये सारे जो कल्चरल एक्टिविटीज है, जैसे 26 जन को कराएंगे आप, 15 अगस्त को कराते हैं, 2 अक्टूबर को कराते हैं, ऐसे जो कुछ विशेष और स्वरूप जो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो सारे जो कराते हैं उसमें पेरेंट्स की भी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट ये कह रहा है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी जो विशाल, यानी अगर जो बहुत ज्यादा पाठ्यक्रम है ना आपका वो, और जो मोटी मोटी बुक्स है वो किसका प्रतीक है? ये असफलता का आपका ये प्रतीक है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी आप सिलेबस बना रहे हैं बच्चे का वो बहुत ही ज्यादा लाइट होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि बच्चा उसे इजीली पढ़ सके। जैसे कि आपका अभी, ठीक है, जैसे कि आज के डेट में क्या है, सेमेस्टर वाइज शिक्षा प्रणाली को कर दिया गया है। पहले क्या था, आपको साल में एक ही बार परीक्षा ली जाती थी और वो बच्चा क्या होता था, बहुत ही ज्यादा बच्चे को पढ़ना पड़ता था। तो अभी क्या हो गया है, हमारा 6 मंथ की पढ़ाई अलग है, उसके एग्जाम्स भी अलग होते हैं, उसके रिजल्ट भी अलग दिए जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद आपको अलग कोर्स पढ़ाया जाता है। सिलेबस को ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, तो ऐसे ही आपको पढ़ाना है। लेकिन जो पीछे की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी जो भी आप पाठ्यक्रम बच्चे का तैयार कर रहे हैं वो बच्चे का जो रियल लाइफ है ना, जो समुदाय है उसका जो वातावरण है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसके अनुभव से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है, ये जो है हमारा मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। यानी बच्चे का मानसिक योग्यता क्या है, उसका स्तर क्या है, ठीक है ना, इसके अनुसार आपको पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि क्लास में 2-4 बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को बना दिए, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो जो भी बाकी बच्चे हैं जो उनसे थोड़े से डल बच्चे हैं वो पिछड़ जाएंगे। आपको ऐसा बनाना है क्लासरूम जिसमें सारे बच्चे को साथ लेकर के चलना है। ठीक है, देखिए और क्या कहता है एनसीएफ 2005 का प्रमुख जो सूत्र है ना, बिना बोझ, ठीक है ना, बिना भार का अधिगम, ये एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है ये। यानी बिना बोझ की शिक्षा। अगला देखते हैं, मूल्यों को उद्देश्य देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी जो भी आप बच्चे का, ठीक है ना, कैसे कब विकास होगा, जब आपको उपदेश नहीं देंगे, आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें बच्चा फ्री माइंड से वो कुछ भी सेलेक्ट कर सके, जो भी उसको पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़ सके, तब जाके वो क्या होगा, एक मूल्यवान क्लास बनेगा। नेक्स्ट देखिए, बालकों के चहुमुखी विकास ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या हो। यानी आपकी जो पाठ्यचर्या है ना, जो करिकुलम है, जो आपका सिलेबस हो वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो, बच्चे का हर तरीके से ऑल राउंडेड डेवलपमेंट हो। ठीक है, इस तरह से आपको पाठ्यचर्या को बनाना है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है आपका पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। यानी बच्चा जब लाइब्रेरी में जा रहा है ना, तो बच्चे को इतनी आप छूट दे, इतने आप फ्रीडम दे कि जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है वही पुस्तक वो पढ़े, उसे अवसर दे आप कि आप खुद से जो भी आप पढ़ना चाहते हो आज आप लाइब्रेरी में जाकर के, पुस्तकालय में जाकर के वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। पहले इसकी बात कौन करता है, एनसीएफ 2005 करता है, और आपको ऐसे ही पढ़ाना है बच्चे को। शांति शिक्षा को बढ़ावा, यानी क्लासरूम में आपको
ठीक है ना। पीस एंड एजुकेशन को वैल्यू देनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं के प्रति आदर, आपको बच्चे को क्या करना है, ऐसी शिक्षा देनी है कि वो महिलाओं के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने आदर को वो प्रकट करे। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा हैवी वर्क करना है तो वो बस बॉयज ही कर सकते हैं, वो लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है। ऐसा कभी आपको नहीं पढ़ाना है कि जो भी प्रैक्टिकल की चीजें हैं, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये बस लड़के ही पढ़ सकते हैं, लड़कियां इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, ऐसी आपको शिक्षा नहीं देनी है। आपको ऐसी शिक्षा देनी है कि दोनों, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, दोनों क्या है, वो इक्वल हैं, वो दोनों बराबर हैं, वो जो भी चाहे वो पढ़ सकते हैं और दोनों वो काम कर सकते हैं। ठीक है, एवं जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। आपको अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करना है जिसमें आपको ये दिखाना है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। जो लड़के कर सकते हैं वो भी लड़कियां भी कर सकती हैं, जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्लास को इक्वल बना करके, इक्वालिटी को बढ़ावा देते हुए पढ़ाना है आपको क्लास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। यानी जब भी आप स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं तो इसमें मनोरंजन को आपको पहला क्या, वरीयता नहीं देते हुए, जो सौंदर्य बोध है ना, जो ऐसे सेंस है, वैसे सेंस को आपको बढ़ावा देते हुए बच्चे को पढ़ाना है। शिक्षक को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए। ठीक है, यानी शिक्षक को ये चाहिए कि आप जो भी नवाचार, अकादमिक संसाधन है, आप उसको टाइम से क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। यानी आपको जो समुदाय है, जो आपकी कम्युनिटी है, जो मानवीय संसाधन है, ठीक है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपको उसे क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उसे यूज करना है। ठीक है, उसको क्लासरूम में अलग अलग समुदाय से बच्चे आ रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, बहुभाषी आपका क्लास बन गया। अगर कोई क्रिश्चियन है तो क्या करेंगे, अपने अपने समुदाय के बारे में बताएंगे क्लासरूम में, तो इससे बच्चे क्या करेंगे, उसके जो हिंदू है वो मुस्लिम का कल्चर क्या है, समुदाय क्या है, वो उसको जानेगा। मुस्लिम का बच्चा जो ये जानेगा कि हिंदुओं का कल्चर क्या होता है, क्रिश्चियनिटी क्या होती है। ये सारी चीजों को आपको ह्यूमन एक रिसोर्स बना करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना। यानी जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको सबको सम्मान लेकर के, एक सम्मान समझ करके चलना है। यानी ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे क्या हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, कुछ बच्चे उनसे डल हैं, कुछ बहुत ज्यादा नॉटी हैं। तो आपको क्या करना है, समावेशी कक्षा बनानी है। चाहे जिस समुदाय से, जिस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा हो, चाहे उसकी संस्कृति कुछ भी क्यों ना है, उसका लैंग्वेज कोई भी क्यों ना हो, आपको सारे बच्चों को एक साथ लेकर के एक समावेशी वातावरण बना करके ही आपको क्लास में बच्चे को पढ़ाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए, आपका ये कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ के सब्जेक्ट, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एनसीएफ जो 2005 है ना, वो मैथ के बारे में, मैथ को सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए, वो क्या बात करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहीं से ही आपके क्या होते हैं, यहाँ से भी आपके दो तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसके अनुसार प्राइमरी क्लासेस में मैथ का नेचर एकीकृत
इंटीग्रेटेड होना चाहिए। यानी एनसीएफ के अनुसार जो मैथ का नेचर है ना, वो प्राइमरी क्लास में वो एकीकृत होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट से भी वो आपको रिलेट करके, दूसरे सब्जेक्ट में समावेश करके आपको मैथ को पढ़ाना है। इसका मतलब मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। यानी दूसरे सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, मैथ को एकीकृत करते हुए, इंटीग्रेटेड करते हुए बच्चे को टीच करना है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए। यानी स्कूल जो है ना आपका, वो मैथ से आधारित होना चाहिए, गणित आधारित होना चाहिए आपका। ठीक है ना, ये कौन बोलता है, ये एनसीएफ 2005 इस बात पे भी बल देता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को गणित में अर्थपूर्ण मीनिंगफुल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। यानी बच्चा जब कुछ पढ़ता है तो आपको क्या करना है, पहले उसको अमूर्त चीजें, संकल्पनाएं जो हैं उसको इमेजिन, अमूर्त जो चीजों को इमेजिन कराने से पहले आपको बच्चों को क्या करना है, मूर्त चीजें प्रोवाइड करानी है। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी बच्चे का, ठीक है ना, कि आप ट्रायंगल का फार्मूला बताओ, ठीक है ना, ट्रायंगल का आपको क्या करना है, फार्मूला बताना है, तो पहले आपको बताना होगा कि ट्रायंगल, ठीक है ना, कैसे बनता है, ठीक है, इसमें कितनी साइड्स होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करके दिखानी होगी, तब आप बच्चे को आप इजीली क्या करोगे, टीच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इस पे जो हमारा एनसीएफ है ना, देखिए, राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके। यानी आपके बच्चों को ऐसे पढ़ाना है ना कि वो राष्ट्र के समक्ष जो भी सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियां हैं ना, उसमें बच्चा अपनी समझ को विकसित कर सके। ठीक है, दूसरा क्या बात करता है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। यानी आपको प्राकृतिक और सामाजिक जो वातावरण है ना, उसमें संबंध स्थापित करते हुए उसमें समग्रता, अपनी जो भी समझ है ना, वो बच्चे की विकसित करना है आपको। ठीक है, ठीक है, यानी जब आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपके बच्चे को समाज क्या है, ठीक है ना, समाज क्या है, समाज की यूनिट क्या है, तो समाज की सबसे जो छोटी यूनिट होती है ना, वो हमारा परिवार ही होता है। फिर बच्चा किस में जाता है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जाता है, फिर वो उसका एक समुदाय बनता है, फिर बच्चा जब उससे भी आगे जाता है तो अपने स्कूल में जाता है, तो स्कूल भी उसका क्या है, एक समुदाय है, और जो उसका आसपास का जो वातावरण है ना, वो भी क्या है, एक समुदाय है, वहां से भी बच्चा सीखता है। तो ये सारी जो नैतिक मूल्य है ना, ये बच्चे को समझाते हुए आपको पढ़ाना है। और यहाँ पे साइंस की जो बात करता है ना, साइंस के कंसेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को कराना। यानी आप जब साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चा साइंस सबसे ज्यादा कब सीखेगा, जब साइंस में वो एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ एक्टिविटीज करेगा, ठीक है ना, तब बच्चा क्या करेगा, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब बच्चे को आप पेड़ पढ़ा रहे हैं, पेड़ के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि पेड़ क्या होता है, ठीक है ना, पेड़ के कितने प्रकार होते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन का हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चे को आप मूल्य उसका समझा रहे हैं, आप
एक ट्री की वैल्यू दे रहे हैं आप बच्चे को, वैल्यू, उसकी वैल्यू समझा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, इसे समझेगा। और इसके साथ ही साथ आपको साइंस जब बच्चे को अच्छे से टीच करना है ना, तो आपको एक्टिविटीज कराते हुए आपको चलना है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा साइंस में एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा। फिर सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कंसेप्ट को सिखाना। सुपरिचित अनुभव यानी बच्चा जो अनुभव कर रहा है उसे किस प्रकार से वो उस कंसेप्ट को अपने जीवन में वो लागू करेगा, ये सारी चीजें समझाते हुए आपको बच्चे को पढ़ाना है। और देखिए एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। जो एनसीएफ है ना, वो आपको 5 विधियों पर जोर देता है। वो कौन कौन सी विधियां हैं? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे को आपको इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चा क्या करे, लर्निंग बाय डूइंग से, करके वो खुद ही करके वो सीखे। इससे पहले जो भी मैंने डिस्कशन किए हैं ना पॉइंट, वो सारी बातें क्या है इसमें कही गई है, वो सारे वहां से आपको समझ में आ जाएगी। और ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद, इस क्लास के बाद जो भी आप चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की अगर पेडागोजी कर रहे हैं तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निरीक्षण विधि, ठीक है ना, आपको निरीक्षण विधि का भी यूज करना है। फिर कह रहा है परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड का भी आपको बच्चे को टेस्ट मेथड के थ्रू भी आपको बच्चों को पढ़ाना है। सामूहिक विधि, ग्रुप मेथड आपको अप्लाई करना है। जो बच्चे हैं आप वो अपने ग्रुप में ज्यादा वो अच्छे से सीख पाते हैं, तो उन कुछ बच्चों को क्लास को आपको ग्रुप वाइज डिवाइड कर देना है, उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज देनी है। उसके बाद से आप जब ग्रुप डिस्कशन कराएंगे तो बच्चा उसे वो इजीली समझ लेगा। मिश्रित गतिविधि यानी मिक्स मेथड के थ्रू पढ़ाना है। यानी एक क्लास में आप क्या कर रहे हैं, जब कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो आपको साइंस से भी रिलेटेड आपको एग्जांपल देने हैं, मैथमेटिक्स के भी एग्जांपल्स देने हैं, सोशल साइंस से भी देना है, ईवीएस से भी एग्जांपल देने हैं। ऐसे आपको मिक्स क्लास को मिक्स करते हुए सारे जिस भी बच्चे का बैकग्राउंड, उसका कल्चर, उसका मदर टंग ना देखते हुए आपको बच्चे को समावेशी क्लास बना करके आपको पढ़ाना है, ठीक है। और देखिए एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये टीचरों के लिए है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु, यानी आपको क्या करना है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो एक टीचर है, जो एक शिक्षक है, वो ज्ञान का स्रोत नहीं है यहाँ पे, अपितु वह क्या है, एक सुगम करता है, एक फैसिलिटेटर है। यानी एक जो टीचर है ना, वो नॉलेज का सोर्स नहीं है, वो क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह से, एक सुगमकर्ता की तरह से वो क्लास में उसको काम करना है। एक टीचर ऐसा होना चाहिए, आपको क्लासरूम को टीचर सेंटर्ड नहीं बनाना है। कभी भी आप बनाएंगे तो कैसा हमारा क्लासरूम होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और एक टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में क्लासरूम में वर्क कराना चाहिए। जो बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसे अलग अलग मेथड से वो सॉल्व कराए बच्चे को। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एनसीएफ 2005। और कल की जो वीडियो आने वाली है वो एनसीएफ 2005 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, चाहे आपका वो मैथ की पैडागोजी से बने, ईवीएस की पैडागोजी से बने, साइंस या सोशल साइंस जिससे भी बने, वो सारी मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कराने वाली हूँ। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और सब कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।